बेंजीन मॉलिक्यूल इतना ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर भी रिएक्शंस करते हैं, लेकिन किसी भी रिएक्शन में एक कंडीशन हमेशा सैटिस्फाई होती है कि बेंजीन की एरोमेटिसिटी परमानेंटली कभी भी लूज़ नहीं। तो आज हम समझेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अरेन्स, स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म, और साथ में समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जैसे नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, हैलोजेनेशन रिएक्शन और फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, सब एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले बेसिक्स समझते हैं। अब बेंजीन रिंग पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जिसके कारण बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। इसीलिए बेंजीन जो है जब भी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करती है और वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करती है। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईएएस। अब सब्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि यहां पे बेंजीन में हाइड्रोजन रिमूव होता है और ऐड कुछ भी नहीं होता और एरोमेटिसिटी प्रिजर्व रहती है। इसीलिए इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा उसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है। अब इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों बनना चाहिए? पहले स्टेप, बेंजीन तभी रिएक्ट करेगी यदि उसकी विसिनिटी में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, यदि हम नाइट्रेशन रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रोनियम आयन होगा तभी बेंजीन रिएक्ट करेगी। वैसे ही हेलोजिनेशन रिएक्शन में यदि क्लोरोनियम आयन या ब्रोमोनियम आयन होगा तभी रिएक्शन होगा। वैसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में रिएक्शन में कार्बोनियम आयन या अराइलिनियम आयन होगा तभी रिएक्शन। और ये जितने भी इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं ये सारे एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म के थ्रू बनते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखें कि यदि हम नाइट्रेशन रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं तो यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसकी प्रेजेंस में ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें बेंजीन का अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल पर। जैसे ही बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करता है तो एक सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, और इस सिग्मा बॉन्ड से रिजल्ट क्या आता है कि एक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो जाता है, और जिसे हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स या अरेनियम आयन। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात याद समझने वाली है कि बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी यहां टेम्पररी लूज कर देती है, और जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो अनस्टेबल है। पर क्या हो रहा है, बेंजीन में पार्शियल रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रही है, जिसके कारण जो स्ट्रक्चर है सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो पार्शियली स्टेबल हो जाता है। अब ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है इसे वापस स्टेबल होना होगा, क्योंकि बेंजीन को अपनी एरोमेटिसिटी रिगेन करनी है। इसलिए क्या होता है, यूजुअली एक बेस जो कैटलिस्ट जो हमने यूज किया उसका कंजुगेट जो बेस होता है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को बेंजीन में से रिप्लेस करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस बेंजीन में रिंग में आ जाएंगे, जिसके रिजल्ट क्या होगा कि बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी वापस से रिगेन कर लेगी, और जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो हम कहेंगे मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लेते हैं, जैसे हेलोजिनेशन रिएक्शन जिसमें हम बेंजीन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, और कैटलिस्ट होते हैं एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3, और हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल्स बनते हैं वो क्लोरोनियम आयन या ब्रोमोनियम आयन बनते हैं, और जो प्रोडक्ट आएंगे वो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनेंगे, और यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो हेलोजन को एक्टिवेट करता है। वैसे ही सेकंड रिएक्शन देखते हैं जहां बेंजीन को हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, और कैटलिस्ट यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, और जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग रॉ मटेरियल फॉर मेनी अमीन्स। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थर्ड, जो सल्फोनेशन रिएक्शन है। यहाँ बेंजीन को हम सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, और
सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं और इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो हो जाएगा सल्फोनियम आयन, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा। यह एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यदि कंडीशंस प्रॉपर ना रखी जाएं तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसलिए डीसल्फोनेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। यहां हम बेंजीन को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो कार्बोनियम आयन बनेगा। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्काइल बेंजीन बनेगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, क्योंकि कार्बोनियम आयन बन रहा है तो स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होगी और इसीलिए पॉली अल्काइलेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, और यहां पे हम बेंजीन को असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो होगा असाइलिनियम आयन, प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास असाइल बेंजीन, और ये रिएक्शन कीटोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक कीटोन्स हम इस रिएक्शन से बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अभी तक हमने जो भी कंसेप्ट देखा उसको बहुत जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो पहला स्टेप हमेशा जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन होगा। दूसरा स्टेप जो होगा वो हमेशा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स वाला रिएक्शन है स्टेप 2 है, ये रेट डिटर्मिनिंग रिएक्शन है। और स्टेप 3 जो होगा उसमें वापस से एरोमेटिसिटी रिगेन होगी, और इस मैकेनिज्म पे जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन एंड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। बस यहां पे एक रूल याद रखना कि बेंजीन जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है तो हो सकता है कि टेम्परली एरोमेटिसिटी लूज कर जाए, पर वो कभी भी अपनी जो एरोमेटिसिटी है वो परमानेंटली सेक्रीफाइस नहीं करेगी। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही क्रिस्पी एक्सप्लेनेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।